हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप लोगों को पढ़ाता हूं गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आपके समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही आपको कोई ये बोलने वाला है कि 2 या 3 वीडियो के बाद आपको इतना पैसा देना है। इन शॉर्ट, हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बारे में। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय की, जहां पर हम 16वां अध्याय पढ़ रहे थे और वहां पर हम इसकी समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। विविध उदाहरण कर रहे हैं। विविध उदाहरणों में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, जहां पर आप क्रमचय संचय का भी प्रयोग करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छुट्टियों में वीना ने 4 शहरों ए, बी, सी और डी की यात्रा की। यादृच्छा क्रम में की, मतलब ए चले गए, फिर डी चले गए, फिर बी चले गए, फिर सी चले गए। इस तरह से किसी भी क्रम में की जा सकती है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसने ए की यात्रा बी से पहले की। ठीक है, ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले की। ए की यात्रा सबसे पहले और बी की यात्रा सबसे अंत में की। ठीक है, ए की या तो सबसे पहले या दूसरे स्थान पर यात्रा की। ए की यात्रा बी से एकदम पहले की। मतलब बेसिकली इन 4-5 चीजों की आपको प्रायिकता निकालनी है, जहां पर वीना जो है छुट्टियों में 5 अलग अलग शहरों में घूमी है। तो एक बात बताइए मुझे कि 4 अलग अलग शहर है ए, बी, सी, डी। तो अपन सारे क्रम बना लेते हैं कि किस किस क्रम में कब कब यात्रा की होगी। मतलब मैं यहां पर संभावित क्रम बना लेता हूं। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक ये तरीका जो आपको थोड़ा सिंपल लगेगा, दूसरा हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन वो बढ़िया तरीका है, वो सबसे सही तरीका है। तो मान लेते हैं ये शहर है पहले पोजीशन पे जिसकी यात्रा की है, ये दूसरी पोजीशन पर होगा, ये तीसरी पोजीशन पर और ये चौथी पोजीशन पर। मतलब मान लेते हैं कि सबसे पहले उसने यात्रा ए की, उसके बाद बी की, फिर सी और फिर डी की यात्रा की। उसके बाद ए और बी का क्रम रहने दो, सी और डी को बदल दो, ये भी ठीक है ना। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ए की यात्रा ठीक है और उसके बाद सी और डी अपनी अपनी जगह पर हैं। हो सकता है कि सी दूसरे नंबर पर आ जाए, बी और डी यहां मिले। ऐसा भी हो सकता है कि सी दूसरे नंबर पर रहे, डी भी यहां पर हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए के बाद डी की यात्रा कर ले, बी और सी हो, फिर ए के बाद डी की यात्रा के सी और बी हो। ये ए को पहले स्थान पर रखने से 4 संभावित या 6 संभावित मान मिलते हैं। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि बी की यात्रा सबसे पहले की हो। ऐसा भी तो संभव है कि बी की यात्रा पहले की हो। तो बी की यात्रा भी 6 पॉसिबल वेज होंगे, है ना। बी के बाद ए आ जाए, फिर यहां सी डी आ जाए। सबसे पहले बी की यात्रा, ए की यात्रा, डी सी की यात्रा, फिर बी की यात्रा, सी की यात्रा, यहां पर ए डी की यात्रा, फिर ए के बी के बाद सी रहे, डी ए हो जाए, और आखिरी में बी के साथ डी आए, ए सी हो, और फिर बी के साथ डी आए, सी ए हो। ये कुल 12 तरीके हुए जब पहले स्थान पर ए और दूसरे स्थान पर, मतलब पहले स्थान पर बी हो। अभी तो और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, तो अपन ने और बना लिए कि ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसा भी होगा कि ए की यात्रा पहले की जाए, सी की यात्रा भी 6 तरीकों से की जा सकती है। अगर सी की यात्रा करेंगे पहले तो वो भी 6 तरीकों से करेंगे, बिल्कुल। अगर सी की यात्रा पहले की गई है तो मैं मान लेता हूं कि सी की यात्रा पहले है, यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर ए है और यहां पर डी डी है। ठीक है, अगर यहां बी है तो यहां डी सी लिख दो, यहां सी डी लिख दो। यहां ए है तो यहां बी सी लिख दो, यहां पर सी बी लिख दो, और अगर ऐसा है तो यहां पर ए बी लिख दो और बी ए लिख दो। ये तरीका सिंपल है। ठीक है, ये मतलब ये संभावित तरीके होंगे। कैसे लिखना है, सबसे पहले सी की 6 यात्रा होगी जब सी को पहले रखा जाएगा। वैसे ही जैसे ए की पहले यात्रा की तो 6 अलग अलग तरीकों से बाकी शहरों की यात्रा कर सकते हैं। अगर बी की यात्रा पहले की तो 6 अलग अलग तरीकों से यात्रा कर सकते हैं। सी की यात्रा पहले करेंगे तो 6 अलग अलग तरीकों से, इसीलिए 6 बार सी लिख दिया। फिर दूसरे पोजीशन पे बी, ए और डी को 2-2 बार लिख दो। फिर जैसे बी लिखने गया तो सी और डी तो आ चुका था, अच्छा सी वाला कैलकुलेशन चेंज है।
जब अपन बी की यात्रा कर चुके थे, जब सी की यात्रा पहले की तो डी और ए यहां पर आएगा, ठीक है, और जब यहां पर बी है तो यहां पर डी रहेगा और यहां पर भी डी रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है। ओके, सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद आप 2 बार बी, 2 बार ए, 2 बार डी, फिर सी बी यहां पर है तो डी ए डी को एक बार लिख दो, सी ए यहां पर है तो बी डी डी बी को लिख दो, सी डी यहां पर है तो ए बी बी डी को बी ए को लिख दो। नेक्स्ट है कि डी की पहली यात्रा हो जाए। अगर डी की पहली यात्रा होगी तो कुल संभावित तरीके 6 ही होंगे। अगर डी की पहली यात्रा में संभावित तरीके 6 लिखे तो आप 2 बार ए को लिख दो, 2 बार बी को लिख दो और 2 बार सी को लिख दो। डी और ए यहां पर है तो आप सी बी को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख सकते हैं बी सी सी बी। उसके अलावा यहां पर ए सी को लिख सकते हैं, यहां सी ए को लिख सकते हैं। डी और सी यहां पर है तो यहां पर आप ए बी और फिर बी ए को लिख सकते हैं। यही कुल संभावित तरीके होंगे, ठीक है। तो आप यहां सबसे पहले एक बात नोट कर सकते हैं कि कुल तरीके कितने, कुल तरीके 24। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अपन दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे। तो कुल 24 तरीकों से वो उन 4 शहरों की यात्रा कर सकती है जिसमें क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी की पहले करे। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले की गई हो, ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले की गई हो। तो जब सबसे पहले ए की यात्रा की है तो ये केस तो आएंगे ही आएंगे जहां पर ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले की गई हो, है ना। ये 6 केस तो है। जब बी की यात्रा सबसे पहले की तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं क्योंकि सबसे पहले बी की यात्रा की है। यहां पर ऐसा हो सकता है, देखिए इस केस में ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले है, यहां पर भी ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले। दूसरे नंबर पर ए गई, तीसरे नंबर पर बी, दूसरे नंबर पर ए, चौथे नंबर पर बी, और यहां पर भी ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले। उसी तरह यहां पर भी ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले और यहां पर भी ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले। तो कुल 6, 3 9 और 3 12। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर 12/24 तरीके होंगे, मतलब 1/2 तरीके जहां से ए की यात्रा बी की यात्रा से पहले की गई है। मतलब ये देखो कि कहां कहां ए बी के पहले आया है। सेकंड सवाल, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले। ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, ऐसा देखो कुछ, ए बी के पहले बी सी के पहले, ठीक है, दोनों होना है। ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, ये होना जरूरी है। उसके बाद और भी कहीं है, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले, ऐसा और कहीं तो संभव नहीं है। सिर्फ एक केस में है ये वाला। और देखो मैंने इनको यहां क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इस केस में सी बी पहले, सी दूसरे नंबर पर आ गया। यहां पर और एक और केस ये आएगा जहां ए की यात्रा बी से पहले और बी की सी से पहले हुई है। इसके अलावा जब ये वाला केस आएगा तो सी की बी से पहले यात्रा हो चुकी है और इस केस में सबसे पहले बी की यात्रा हो गई, जबकि हमको ए की यात्रा बी से पहले चाहिए। और इस केस में सबसे पहले सी की यात्रा हो गई, सी को सबसे आखिरी में चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। और कहीं ऐसा है क्या कि ए बी सी का पैटर्न बन रहा है जहां ए पहले बी बाद में और सी उसके बाद में हो, ऐसा कहीं नहीं बन रहा। तो ऐसे 4 ही तरीके हैं, तो 4/24 मतलब 1/6। इनको वेरीफाई भी कर लेंगे। ए की यात्रा सबसे पहले और बी की यात्रा सबसे अंत में की हो, मतलब यहां पर यह प्रश्न है कि ए की यात्रा सबसे पहले हो और सबसे आखिरी में बी की यात्रा की हो। तो ए की यात्रा सबसे पहले में, बी की यात्रा आखिरी में, इन 2 तरीकों में की है बस। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 2/24। 2/24 का मतलब 1/2, 1/2 नहीं 1/12। ए की यात्रा सबसे पहले या दूसरे स्थान पर की गई हो। ए की यात्रा सबसे पहले इस वाले केस में और दूसरे स्थान पर कहां कहां, यहां पर की है, यहां पर की है, यहां पर की है, यहां पर की है, और कहां की है, यहां पर और यहां पर। तो कुल 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो यह आंसर 12/24, 12/24 मतलब 1/2। अगला, ए की यात्रा बी से एकदम पहले, मतलब कहने का ऐसा है कि चाहे ए की यात्रा कभी भी की हो लेकिन ए की यात्रा के बाद बी पे चले गए हो, तो ए की यात्रा बी से एकदम पहले लिखने का मतलब है कि ए के तुरंत बाद बी चली गई। एकदम पहले और पहले में अंतर है। जैसे यहां पर आप देखोगे, इन तीनों केसेस को ध्यान से देखिए, यहां ए के बाद बी, ए के बाद बी, यहां ए के बाद सी फिर बी। तो इस केस का मतलब है कि ए के तुरंत बाद बी चली गई।
ए के तुरंत बाद बी, लेकिन इसका मतलब है कि ए बी से पहले गए, भले उसके ए के बाद सी गए, सी के बाद बी गए, लेकिन ए बी के पहले घूमे जा चुकी है। आपको चाहिए कि ए के तुरंत बाद बी, तो ए के तुरंत बाद बी कहां कहां है? एक तो यहां है और कहां है? ए के तुरंत बाद बी यहां तो नहीं हो सकता, बी पहले ही है। ए के तुरंत बाद बी यहां पर भी है और यहां पर भी है। वैसे ही ए के तुरंत बाद बी यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। तो कुल 6 तरीके, तो आंसर 6/24 मतलब 1/4। अब इन्हें हम दूसरे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, जहां आपको ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आपको क्या करना है? दूसरी मेथड है कि आपको यहां कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेथड नंबर 2। सो मेथड नंबर 2, सबसे पहले मेथड नंबर 2 के हिसाब से कुल तरीके निकालते हैं, जिसे आप NS कह सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस में एलिमेंट। आपके सामने 4 शहर है A, B, C और D। जितने अलग अलग तरीकों से आप इन चारों को जमा सकते हैं, उतने ही अलग अलग पॉसिबल परमुटेशंस या क्रमचय आ जाएंगे। जितने अलग अलग क्रमचय होंगे, उतने ही अलग अलग तरीकों से वीना ने इन शहरों को घुमा होगा। जैसे सीधा सीधा बात है कि ए बी सी और डी को आप कितने तरीकों से जमा सकते हैं, तो ठीक है, ए बी सी डी का क्रमचय। अब ये जो क्रमचय है सीधा सीधा है कि n जगहों पर n वस्तुओं का क्रमचय, और ये सारी की सारी भिन्न है। यहां पर सब भिन्न है। इसका आंसर होगा n फैक्टोरियल। तो ए बी सी और डी 4 वस्तुएं हैं, इन चारों का क्रमचय 4 जगहों पर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दैट इज 24। देखिए, सबसे पहले आपने 24 तरीके ये गिन के निकाले थे, जो आपने सीधा सीधा वहां पर ऐसे ही निकाल लिए। सिंपल सा केस। ठीक, पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। अब पहले वाले प्रश्न में कि ए की यात्रा बी से पहले की हो, ए की यात्रा बी से पहले की हो, तो सीधी सीधी बात है, अगर ए की यात्रा बी से पहले की हो, इसमें आपके तरीके 12/24 थे, है ना, मतलब 12 तरीके थे। तो ए की यात्रा बी से पहले की हो तो अपन ने 4 डिब्बे बनाए। हमें इन 4 डिब्बों पर ए और बी को ऐसे रखना है कि ए बी से पहले हो, ए क्या हो? बी से पहले हो, और कुछ नहीं। ओके, अगर ए प्रथम स्थान पर रखा जाए तो आप यहां बी सी और डी जिसको भी रखेंगे, ए सदैव बी के पहले ही होगा। अगर ए यहां पर रखूं, अगर ए को यहां रखा तो चाहे बी को यहां रखो या यहां रखो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में ए को पहले स्थान पर रखने का एक तरीका, ठीक है। बाकी इन 3 जगहों को बी सी और डी से भरने के तरीके अगेन 3 फैक्टोरियल। तो यहां से ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 6। एक तरीका तो मतलब अभी कार्यक्रम और भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ए को दूसरे स्थान पर रख दें, है ना। अगर ए को दूसरे स्थान पर रखें तो आप बी को यहां नहीं रख सकते, आप बी को यहां और यहां रख सकते हैं। बस यही तरीका है कि अगर आपने ए को यहां रखा तो बी को इन 2 जगहों पर रख सकते हैं। तो ए को तो रख दिया अपन ने दूसरे स्थान पर, उसका एक ही तरीका है। बी को रखने के कुल 2 तरीके, या तो यहां रख दो या यहां रख दो, दोनों में से किसी एक जगह बी आ जाएगा, दोनों में से किसी एक जगह बी आया। अब बाकी मान लीजिए जैसे बी यहां पर आ गया, उदाहरण के लिए आपने बी को यहां रख दिया। अब सी और डी के बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, आप सी को यहां या यहां रख सकते हैं। तो बी को आप बेसिकली बी को 2 जगहों पर रख सकते हैं। आप बी को या तो यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। बी को रखने के कुल तरीके कितने थे आपके पास? 2 थे। अच्छा, बी को रखने के तरीके तो अपन ने काउंट कर लिए, 2 तरीके। सी को रखने के भी फिर से 2 तरीके। सी को या तो यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह पर रख सकते हैं।
अब बचा डी, तो एक जगह बचेगी, वहीं आपको डी को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो डी को रखने के तरीके एक मतलब 4। अब यदि ए तीसरी जगह पर आता है तो ए को बी से पहले लाना है, तो बी को यहीं रखना पड़ेगा। अब इन दो जगहों पर बच गए सी और डी, इन दोनों को रखने के तरीके 2 फैक्टोरियल, 2 जगह है, 2 वस्तु है, तो ये मिला 2 गुणा 1 मतलब 2। अब चाहे ये वाला केस हो, ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, तीनों केस में ए बी के पहले आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो कुल तरीके इस केस में हो जाएंगे 6 + 4 + 2 जो कि हुए 12। तो इसकी प्रायिकता 12/16, 12/24, कितनी? 12/24, और 12/24 का मतलब 1/2। बढ़िया मेथड है, देख लो, कोई परेशानी हो क्रमचय संचय को रिवाइज भी कर सकते हो आप। चलिए, कुल तरीके 24 हैं और तरीके जो है वो कुल अपन ने निकाले वो 12 हैं। अगला, ए की यात्रा बी से पहले और बी की यात्रा सी से पहले। दूसरा सवाल ये कि आपको फिर वही ए बी और सी और 4 ABCD 4 चीजें दी हुई है। यहां पर आपको ए और बी की यात्रा इस प्रकार करनी है कि ए की यात्रा बी से पहले हो और बी की यात्रा सी से पहले हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ए को यहां रख दिया पहली जगह पर। अगर आप और बी, मतलब बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि ए हो, बी हो, फिर सी हो, ऐसा तरीका होना चाहिए। क्या हो? ए हो, बी हो, फिर सी हो, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ए पहली पोजीशन पर हो, ठीक है, और आपने बी को दूसरी जगह पर रख दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ए यहां हो और बी यहां रख सकते हैं। ठीक है, अब सी को बी के बाद रखना है, तो सी को रखने की ये 2 जगह आपके पास है, लेकिन इस केस में सी को बी के बाद रखना है तो सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपको सी रखने के कुल 2 तरीके हैं। अब सी को इन दोनों में से कहीं एक रख दिया, डी को रखने का तरीका सिर्फ एक, मतलब जो जगह बच जाएगी वहां डी रख दोगे। अगर सी को यहां रखा तो डी अकेला ऐसा व्यक्ति है जो यहां आ सकता है, तो डी को यहां रखा, तो बेसिकली ये तो एक ही तरीका है यार कि ए को पहले स्थान पर रखा, बी को तीसरे पर, सी को दूसरे आखिरी पर और डी को दूसरे पर। ये एक ही तरीका है, क्योंकि आप सी को भी फिक्स कर चुके थे पहले ही। एक तरीका और हो सकता है, उस तरीके के हिसाब से आप ए को दूसरे स्थान पर रखेंगे। अगर आप ए को दूसरे स्थान पर रखेंगे तो ए के बाद बी और सी आना चाहिए, तो यही रख सकते हैं। तो डेफिनेटली डी को रखने का सिर्फ एक तरीका होगा, वो भी ये, तो ये भी एक तरीका। तो कुल तरीके कितने हो गए? 2, 1 3 और 1 4। फिर अगर ए को दूसरे स्थान पर रख के देखना चाहते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ए को यहां रख के देख लें, तो ए के बाद आपको बी और सी दोनों लाने हैं। यहां पर या तो आप बी रख सकते हो या सी रख सकते हो। अगर बी रखा तो सी को ए के पहले रखना पड़ेगा, जो कि सवाल में संभव नहीं है। तो कुल तरीके हो गए 4। तो इस केस में प्रायिकता कितनी? प्रायिकता हुई 4/24, मतलब 1/6। अच्छा, अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तरीका सिंपल नहीं है, वो पहले वाला तरीका सिंपल था। अगर 4 की जगह 5 शहर होते तो 120 तरीके आते हैं। लिख पाते क्या आप? अगर 5 की जगह 6 शहर होते तो 720 तरीके आते, क्या आप लिख पाते? शायद नहीं। अगर 6 की जगह 7 शहर होते तो 5040 तरीके आते, क्या आप लिख पाते? नहीं। तो ये छोटे सवाल में तो ठीक है, लेकिन बड़े सवाल में उलझाने वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट है दूसरा वाला, मतलब तीसरा वाला प्रश्न। तीसरा वाला प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए की यात्रा सबसे पहले और बी की यात्रा सबसे अंत में। यह प्रश्न बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ए की यात्रा की है और आखिरी में बी की यात्रा की है, तो बच गए सी और डी। सी और डी के लिए ये 2 जगह बची है, तो सी और डी जो कि 2 शहर हैं, उनको 2 जगहों पर जमाने का तरीका 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 का मतलब 2। तो इस बात की प्रायिकता 2/24। कुल तरीके 24, इस तरीके को जमाने या इस तरह से चीजों को जमाने का तरीका 2, तो 2/24 हमारा जवाब है, दैट इज 1/12। यही आया था क्या? देख लो, पहले 3 का जवाब 1/2, 1/6, 1/12। अगला
ए की यात्रा या तो सबसे पहले या दूसरे स्थान पर की हो, मतलब या तो आप ए को सबसे पहले स्थान पर ले जाएंगे या दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। चौथा सवाल, ए की यात्रा सबसे पहले या फिर दूसरे स्थान पर की है, तो ऐसे देखिए दो केस संभव है। ऐसा हो सकता है कि आप ए को सबसे पहले घुमाएं या फिर ए को दूसरे स्थान पर घूमें। यदि ए को सबसे पहले घुमाएं तो बी, सी और डी ये तीन जगह पर तीन शहर रख सकते हैं, मतलब बी, सी और डी को इन तीन बॉक्स पर रख सकते हैं। अगर तीन बॉक्स पर रख सकते हैं तो बी, सी और डी को तीन बॉक्स पर रखने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, उसका मतलब 6। उसी तरह अगर ए को यहां रखा तो बी, सी और डी को रखने के ये 3 तरीके, इसका मतलब फिर से कितना 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फिर से ये 6। अब या तो ये वाला केस हो या ये वाला, कुल तरीके कितने, दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्यों जोड़ दो, क्योंकि या तो पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा। बारह, तो इस बात की प्रायिकता 12/24 जो कि 1/2 आई थी। चौथे सवाल का जवाब यही था कि 1/2। आखिरी, ए की यात्रा बी से एकदम पहले की है। अब ए की यात्रा बी से एकदम पहले कैसे कर सकते हैं वो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ए की यात्रा बी से एकदम पहले है ना, चलो इसे पहले तो नॉर्मल तरीके से बता देते हैं, फिर अपन टाई मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। ए की यात्रा बी से एकदम पहले ऐसी हो सकती है, आप पहले ए घूमे, सेकंड पोजीशन पे बी घूमे, सेकंड पोजीशन पे ए घूमे, तीसरे पे बी घूमे, या फिर तीसरे पर ए, चौथे पर बी, यही हो सकता है। अब सी और डी बच गए, तो सी और डी को आपको कहां कहां रखना है, पहले वाले केस में इन दो जगहों पर। सी और डी दो अक्षर हैं, इन दो अक्षरों को दो जगहों पर रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल। सिर्फ 2 जगह ये बच गई, यहां पर सी और डी को रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल, ये 2 जगह बच गई, यहां पर सी और डी को रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2। तो कुल तरीके कितने हो गए, 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने, 6 है ना। कुल तरीके कितने हो गए, 6। तो इस बात की प्रायिकता कितनी, 6/24। 6/24 यहां कहीं है, बिल्कुल है। सो बेसिकली, अच्छा इस वाले को ना आप टाई मेथड से भी कर सकते हैं। टाई मेथड से मतलब ए बी को एक जगह बांध दीजिए। ये 3 केस बनाने नहीं पड़ते। 3 केस की जगह ये होता कि आपने ए बी को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ए बी। अब आप इसको छेड़ नहीं रहे, अब उसके पास आपके पास बच गए सी और डी। अब आप इनको कितने अलग अलग तरीकों से जमा सकते हो, तो इस पूरे को एक यूनिट कंसीडर करेंगे, इसे एक और इसे एक, तो कुल मिला के 3 चीजें, 3 वस्तुएं 3 जगहों पर जमाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, जो कि हो जाता 6। ये तरीका भी सही था, 6 हमारा यहां से मिला या यहां से मिला, आंसर करेक्ट है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अरे अभी तक तो ठीक है ना, मुझे उम्मीद है अभी तक कोई क्लियर नहीं। पहला प्रश्न समाप्त होता है, समय लगाया हमने इसमें। जब ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 4 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसमें सारे बादशाह शामिल हैं। तो देखिए, मतलब एक छोटा सा प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा बदल, मतलब आप जो 10वीं कक्षा तक प्रश्न कर रहे थे वो बदले हैं। दूसरा सवाल यहां पर वो भी पढ़ लेते हैं कि तथ्यतः 3 बादशाह या न्यूनतम 3 बादशाह है। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि आपने कक्षा 10 में जो सवाल पढ़ा था वो कैसा था। वो ऐसा था कि ताश के 52 पत्तों में से सारे अगर 4 पत्ते चुने जाए या एक पत्ता चुना जाए तो सारे बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है, एक पत्ता चुना जाए तो 4 बादशाह, टोटल 52 पत्ते, 4/52। यहां फिजा बदली है, फिजा ये बदली है कि 7 पत्ते चुने हैं। ठीक है, तो 7 पत्तों में से चारों बादशाह को तो चुनना है, बाकी के 3 पत्ते तो कोई और चुनने पड़ेंगे।
अब बाकी के 3 पत्ते कौन कौन से हो सकते हैं? तो 48 पत्ते और बच जाते हैं चारों बादशाह के बाद। उन 48 पत्तों में से आपको कोई भी 3 पत्ते चुनने हैं। अब वो कैसे चुनेंगे? तो वो बिना संचय के फॉर्मूले के बिना संभव नहीं है। संचय को आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। तो जिस कॉन्सेप्ट की यहां पर आवश्यकता है पहले तो उसे डिस्कस कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट यहां जरूरी है। बाकी तो ठीक है, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यह है कि n भिन्न वस्तुओं में से, यह अपन ने क्रमचय संचय में पढ़ा है ना। अच्छा, n भिन्न वस्तुओं का मतलब 52 भिन्न कार्ड, ठीक है, में से r भिन्न वस्तुएं, या r भिन्न लिखने की आवश्यकता नहीं जब अपन n भिन्न लिख चुके हैं, तो r वस्तुएं चुनने का तरीका। इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है जिसे कहते हैं NCR। क्या कहते हैं इसे? NCR। जैसे आप इसी ताश की कड्डी में से कुल कितने तरीके होंगे कि आप 7 पत्ते निकाल सकते हैं। जैसे, अच्छा, NCR को निकाला ऐसे भी जाता है, और NCR का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि आप कुछ मत कीजिए, n फैक्टोरियल निकालिए और n में से r को घटा के उसका फैक्टोरियल निकालिए और r फैक्टोरियल निकालिए। लेकिन हम जवाब इस रूप में ना देकर इसी रूप में देने की कोशिश करेंगे, जो भी होगा। जैसे यहां पर आप देखिए, आपके सामने 52 पत्ते हैं टोटल, मतलब बेसिकली आप प्रायिकता निकालेंगे तो आपको कुल पत्ते तो चाहिए कि कुल कितने अलग अलग तरीके हैं, उनमें से हमें जो तरीका चाहिए वो शामिल है कि नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपने 7 पत्ते निकालिए, मान लीजिए 7 पत्तों में जितने भी अलग अलग तरीके आ सकते हैं वो कुल तरीके होंगे। उसमें से आपको सारे बादशाह वाला तरीका चाहिए तो वो आपका फेवरेबल तरीका है, वांछित तरीका है। तो सबसे पहले मैं 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों में से 7 पत्ते निकालने के कुल तरीके। ये होगा 52C7। क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो आए कुल तरीके, ठीक है। मतलब आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर कुल 52C7 एलिमेंट्स होंगे। आपको जो प्रायिकता निकालनी है वो इसी से निकालनी है, 52C7। द फर्स्ट थिंग जो आप यहां पर देखकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आपको बोला है अगले प्रश्न में, मतलब पहले प्रश्न में, कि इन 7 पत्तों में 4 बादशाह हो। क्या हो? 7 पत्तों में से 4 बादशाह निकले, बाकी के 3 पत्ते तो कोई और निकलेंगे। तो आप एक बात बताइए कि 52 पत्तों का कैलकुलेशन अगर आपको याद हो तो 52 पत्तों में 4 तो बादशाह होते हैं, हां, और बाकी के 48 अन्य पत्ते होते हैं। कुछ भी हो, क्योंकि हमें यहां नहीं बोला है कि उन 48 पत्तों में से बाकी कौन सा पत्ता आना चाहिए। जैसे यहां यह नहीं बोला कि 52 पत्तों में 4 बादशाह हो, एक रानी आए, एक गुलाम आए और एक राजा आए, मतलब एक इक्का आए, ऐसा तो नहीं बोला ना। आपको 4 बादशाह बोला है और 48 अन्य पत्ते हैं। तो अगर आपको 52 पत्तों में से 4 के 4 बादशाह निकालने, तो आपको इन 4 बादशाह में से 4 बादशाह निकालने पड़ेंगे, मतलब चारों के चारों बादशाह निकालने हैं। और 48 जो पत्ते बचे हैं, आपको कुल 7 पत्ते निकालने हैं। 4 तो बादशाह निकालने हैं, तो बाकी 3 अन्य पत्ते निकालने पड़ेंगे। क्या इस बात से आप मेरी संतुष्ट हैं? देखिए, 4 बादशाह हैं तो 3 अन्य पत्ते भी निकालने पड़ेंगे ना। तो आप एक बात बताइए, 4 बादशाह में से 4 बादशाह में से 4 बादशाह चुनने के तरीके। C4, ठीक है। और एक छोटा सा फॉर्मूला होता है
कि यदि आपको NCN बोला जाता है तो वो सदैव एक होता है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो एक आएगा। तो 4C4 का तरीका एक, मतलब एक ही तरीका है कि आप चारों के चारों बादशाह उठा लो, ठीक है। बाकी 48 अन्य पत्तों में से, तो 48 अन्य पत्तों में से 3 अन्य पत्ते निकालना, मतलब 48 पत्तों में से 3 पत्ते निकालना। और 48 में से 3 पत्ते निकालने का मतलब है 48C3। 48 में से 3 पत्ते निकाल लेना। तो एक बात बताइए, अगर आप पहले वाले तरीके को घटना ए कहते हैं तो मान लेते हैं एक घटना है कि 4 बादशाह निकालने के तरीके, है ना। तो सीधी सीधी बात है, एन में या ए में कितने अवयव होंगे। तो सबसे पहले 4 बादशाह निकालने का मतलब है 4 बादशाह और 3 पत्ते निकालना। तो 4 बादशाह निकालने का तरीका तो सिर्फ एक है, लेकिन बाकी के 3 पत्ते निकालने का मतलब 48C3। तो आपके सामने ए घटना को करने के कुल 48C3 वेज होंगे। और इस केस में ए की जो प्रायिकता है, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी, वो ए के अवयवों की संख्या और एस के अवयवों की संख्या के बराबर होती है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू 48C3 डिवाइडेड बाय 52C7। मैंने कहा था इसी के रूप में आंसर लिख देना, इसको सिंपल करना नहीं, मतलब नहीं जाना इसको सिंपल करते हुए, क्योंकि 52C7 लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का जवाब है। आपने संचय की मदद से वो तरीके निकाले जिन तरीकों की मदद से मतलब जिससे हम 3 या 4 बादशाह निकाल सकते हैं, और बाकी एक तरीका, और कुल तरीके तो अपन पहले ही निकाल चुके थे। दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में तथ्यतः 3 बादशाह है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है तथ्यतः 3 बादशाह के बारे में। किसके बारे में? तथ्यतः 3 बादशाहों के बारे में, है ना। दूसरा जो प्रश्न है उसमें तथ्यतः 3 बादशाह है। अब तथ्यतः का मतलब है अगर इसको अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा एग्जैक्टली 3 किंग। अब 3 किंग का मतलब भाई साहब के 4 में से 3 बादशाह उठा लो, बाकी के 4 पत्ते कोई और उठा लो। बात क्या है कि आपको अब 4 बादशाह नहीं निकालने, 3 बादशाह निकालने। आपको 4 बादशाह नहीं निकालने, 3 बादशाह निकालने। तो 4 में से, और बाकी के 7 पत्तों में 7 पत्ते बनाने के लिए 48 में से 4 पत्ते चुनने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको यह पता है कि 52 पत्ते कुल हैं, 52 में 4 तो किंग है और बाकी 48 जो है वो अदर पत्ते हैं, मतलब अन्य पत्ते हैं। 4 तो किंग है। इन 4 किंग में से, के का मतलब किंग है ना, बादशाह। इन 4 किंग में से आपको 3 किंग उठाने और 48 में से 4 पत्ते उठाने। अभी 48 में से 4 क्यों उठाने? क्योंकि कुल 7 पत्ते बनाने। 7 में से 3 तो आप राजा ले चुके हो, तो बाकी के 4 तो आपको दूसरे पत्ते लेने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं अपन कि यदि मैं इसे बी घटना बोलता हूं जिसमें तथ्यतः 4 इक्के या 4 बादशाह हो, 7 में से तथ्यतः 3 बादशाह हो। तथ्यतः अगर 3 बादशाह हो तो इसके अंदर कितने अवयव आएंगे? तो सर सबसे पहले 4 में से 3 बादशाह चुनिए और 7 में से, या 4 में से 3 बादशाह चुन लीजिए और उसके बाद 48 में से 4 पत्ते चुन लीजिए। 3 और 4 हो गए 7। अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो बी की जो प्रायिकता है वो निकालने का तरीका बी के अवयवों को एस के कुल अवयवों से भाग दे सकते हैं। तो बी की प्रायिकता 48C3
इंटू 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7। एक आंसर तो ये है। दूसरा एक और छोटा सा फॉर्मूला होता है कि NCN माइनस N1 n के बराबर होता है। मतलब अगर ऊपर 4 लिखा हो और नीचे 4 से एक कम संख्या लिखी हो तो आंसर 4 आता है। जैसे 4C3 तो 4, ठीक। तो 4C3, अच्छा 48C3 लिख दिया गया, ये 4C3 है। 4 में से 3 पत्ते निकाले, 4 में से 3 बादशाह निकाले, तो इसकी जगह तो आप 4 भी लिख सकते हो। तो 4 इंटू 48C3 डिवाइड बाय 52C7, ये भी आंसर है। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट, न्यूनतम 3 बादशाह। तीसरा पार्ट क्या है? न्यूनतम 3 बादशाह। न्यूनतम 3 बादशाह का मतलब क्या है? या तो 3 बादशाह हो या 4 बादशाह हो। बादशाह 4 ही है, 4 से ज्यादा तो नहीं है। तो तीसरे वाले भाग का जो जवाब है ना, वो ऐसा है, न्यूनतम 3 बादशाह वाला। न्यूनतम 3 बादशाह, और न्यूनतम 3 बादशाह का मतलब है या तो 3 बादशाह या 4 बादशाह। अब अगर या वाली कंडीशन आती है ना, तो 3 बादशाह वाला केस तो अपन कर चुके हैं। जब भी या वाला केस आता है अपन लिख देते हैं उसे ऐसे कुछ, या तो बी या ए। इसका मतलब बी यूनियन ए, यही है। और इस केस में आप यहां पर देखिए, न्यूनतम 3 बादशाह का मतलब है या तो 3 बादशाह आ जाए या 4 बादशाह आ जाए। तो इस बात की प्रायिकता के न्यूनतम 3 बादशाह हो, वो सीधी सीधी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता होगी। मतलब या तो उसमें 3 बादशाह हो जाए या 4 बादशाह हो जाए, ठीक है। तो ए की प्रायिकता को बी की प्रायिकता में जोड़ दो। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 होगी, है ना। क्यों? क्योंकि ए और बी एक साथ नहीं घटित हो सकते। क्यों घटित नहीं हो सकते? उसके पीछे का कारण क्या है? इसे चाहो तो लिख दो कि ये ऐसा हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, या ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी एक साथ हो। मतलब 3 बादशाह भी आए और 4 बादशाह भी आए, तो या तो 3 बादशाह आएंगे या 4 आएंगे, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते। इसीलिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब आपको जो आंसर चाहिए वो कुछ ऐसा है, पी ए प्लस पी बी। और पी ए आप निकाल चुके हैं। 4 बादशाह वाला केस जो कि था 48C3, पी बी वाला आप निकाल चुके हैं, न्यूनतम 3 बादशाह 48C4। इन दोनों को 52C52 C7 से डिवाइड कर दो, इसे भी 52C7 से डिवाइड कर दो। तो इस केस में जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 48C3 प्लस 4 इंटू 48C4 डिवाइडेड बाय 52C7। ये आपकी प्रायिकता है। कभी देखा था, सोचा था कि प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी या प्रायिकता ऐसे निकलेगी, लेकिन निकलती है। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है। आप इसे खतरनाक कह सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। अगला प्रश्न क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन है बड़ा खतरनाक, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। प्रश्न नंबर 16 है ना, अपन ने अभी किया है 15। मुझे सवाल भी याद नहीं रहते जब इतना भयंकर सवाल आता है। तो यदि ए बी सी किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत 3 घटनाएं हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रायिकता पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है।
इसका मतलब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या है, वो होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहां थोड़ा लोचा है, वहां 2 समुच्चय थे, यहां 3 समुच्चय बना के दिए गए हैं आपको। यहां पर 2 की जगह क्या दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं, और उनका जो फॉर्मूला है वो आपको सिद्ध करके देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर, अगर ऐसा है तो। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको पता है, ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि यदि आपको 3 समुच्चय दे दे ए बी और सी, तो उनकी प्रायिकता आप कैसे निकालेंगे अगर उनका यूनियन की प्रायिकता पूछे, मतलब उनके सम्मिलन की प्रायिकता पूछे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना एक ई नाम का समुच्चय है जो कि है बी यूनियन सी। ये ई नाम का एक समुच्चय है, ठीक है। तो अगर आप एक छोटी सी प्रायिकता निकालने की कोशिश करें कि प्रायिकता ए यूनियन ई कितना होगा, तो ये होता है प्रायिकता ए, ठीक है, प्लस प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन ई। ये एक पहला आप मतलब फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब सीधा माइनस होता है बेसिकली, प्लस नहीं माइनस। क्या ये क्लियर है? छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप पहले भी मतलब अपन इसको कई बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं यार, तो आई होप इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई। आपको पी ए तो पता है, ई के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। अब चूंकि आपको ई जो है वो कुछ ऐसा दिया है, ध्यान से देखिए, चूंकि जो ई है वो कुछ ऐसा दिया है, बी इंटरसेक्शन या बी यूनियन सी, कितना, बी यूनियन सी, तब मैं कह सकता हूं कि क्या पीई की जो प्रायिकता है वो पी बी यूनियन सी है। और ए यूनियन बी के फॉर्मूले से क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पीई की प्रायिकता बराबर पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी होगी। यही फॉर्मूला, ए की जगह बी और सी की जगह ई लगा दो, या ई की जगह सी। ये दूसरा सूत्र है, कौन सा, दूसरा वाला, जो कि आपने यहां पर डिराइव किया है फिर से, है ना। देखिए, जो फॉर्मूला आपको निकालना है ना, जो फॉर्मूला वहां पर निकालना है, उसमें आप अगर देखें तो आपको ई की जगह तो बी यूनियन सी लिख दोगे तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। ई की जगह पीई चाहिए था तो पीई यहां पर मिला तो पीई को तो यहां रख दूंगा। अब बचेगा ए इंटरसेक्शन ई। क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन ई। तो ए इंटरसेक्शन ई के बारे में बात करना बाकी है बस। तो आइए ए इंटरसेक्शन ई के बारे में बात करते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन ई के बारे में। ई का मतलब क्या है, बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और जब ऐसा होता है तब हम लिख सकते हैं कि ऐसे केसेस में हम ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। छोटा सा फॉर्मूला होता है यार। क्या फॉर्मूला होता है कि आप मतलब अगर ऐसा, ये छोटा सीधा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में भी एबीसी लिखा होता है, यहां पर भी एबीसी है कि आप सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो और बीच वाला चिन्ह लगा दो। अब ये निकालने के लिए काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। सी नहीं, एक काम करते हैं, इसे एफ मान लेते हैं और इसे जी मान लेते हैं। इतना क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। आपने क्या निकाला, आपने ये निकाला है यहां से कि ए इंटरसेक्शन बी ई जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ। तो क्या, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने यहां पर एक छोटी सी चीज मान ली, माना कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसे आप एफ कह सकते हैं, और ये जो ए इंटरसेक्शन सी है इसे आप जी कह सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ई जो है वो हुआ
ई इंटरसेक्शन या एफ इंटरसेक्शन ई, एफ यूनियन जी। तो इस केस में आपको ए इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता चाहिए, ए इंटरसेक्शन ये वाला केस है, तो अगर आपको इसकी प्रायिकता चाहिए तो पी ए इंटरसेक्शन ई बराबर पी एफ यूनियन जी। अब पी एफ यूनियन जी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पी एफ प्लस पी जी माइनस पी एफ इंटरसेक्शन जी। और पी एफ का मतलब, पी एफ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन ई का मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी एफ इंटरसेक्शन जी। ये तीसरा सूत्र है। अब आपको क्या निकालना है? एफ इंटरसेक्शन जी। सिंपल है वो तो यार, वो निकल जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ओके, तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं एफ इंटरसेक्शन जी की तरफ। एफ इंटरसेक्शन बी के मतलब, एफ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, बिल्कुल है ना। अब ये आखिरी काम है जो आपको करना है, और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। और जब तीनों इंटरसेक्शन होते ना तो आप कॉमन निकाल सकते हो। आप इसे ऐसा कह सकते हो कि ए का इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन और सी के इंटरसेक्शन सी के साथ हुआ है। मतलब देखो, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन और दोनों का भी इंटरसेक्शन, तो ये ऐसा हो गया। तो अगर आपको ये वाली प्रायिकता निकालनी है एफ इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चौथी प्रायिकता है जो आपको निकालनी थी। बस सवाल समाप्त। अब मैं जो कहता जा रहा हूं वो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इसे अपन हाथ से ही बना देते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ई निकालने के लिए आप तीसरे और चौथे की मदद से ए इंटरसेक्शन ई को लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं तीसरे एवं चौथे की मदद से, 3 एवं 4 से आप निकाल रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन ई बराबर पी ए इंटरसेक्शन ई, पी ए इंटरसेक्शन ई में पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी, और एफ इंटरसेक्शन जी की जगह आप पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखिए। तो यहां से आपको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है पांचवा रिजल्ट, है ना। ये कौन सा रिजल्ट है? पांचवा रिजल्ट। अभी देखो, आपको इस पांचवें रिजल्ट की आवश्यकता कहां है? पांचवें रिजल्ट की आवश्यकता यहां है। तो पांचवें को पहले में रख सकते हैं और पीई की जगह पर यह लिख सकते हैं। तो आप पहले, दूसरे और पांचवें से क्या लिख सकते हैं ये देखो फटाफट फटाफट, है ना। अब आप क्या लिख सकते हैं? 1, 2 एवं 5 से। बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको यह बताया है। 1 का मतलब क्या था? पी ए यूनियन ई, यही था ना। उसमें था पी ए प्लस पीई। देखो ध्यान से, पी ए यूनियन ई बराबर पी ए प्लस पीई की जगह पे दूसरे की मदद से पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ये तो पीई हुआ, है ना। सिर्फ ये कितना हुआ? ये हुआ है पीई का मान। ये जो इतना आपने लिखा है ना वो पीई का मान है। माइनस क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको पी ए इंटरसेक्शन ई लिखना पड़ेगा, और ए इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या है? ये रहा
तो पी ए इंटरसेक्शन ई भी लिखना पड़ेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन ई का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ। अब ये माइनस माइनस साइन हटा दो, देखो क्या क्या होता है। चूंकि ई जो था वो था बी यूनियन सी, हमने लिखा था सबसे पहले कि जो ई है वो बी यूनियन सी है, ये रहा। तो ई की जगह बी यूनियन सी लिख दो, लिख दिया। देखिए फटाफट फटाफट, अब ई की जगह बी यूनियन सी लिख दीजिए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, आपको ए बी और सी साथ साथ दिख रहे हैं, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ये कितना पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये माइनस और वो माइनस मिला के हो गए प्लस, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और आप लोग अगर देखें तो यही चीज आपको करनी थी सिद्ध, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना ना चाहो तो देख लो, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए बी सी, तो पी ए बी सी यही है। उसके बाद ए बी बी सी सी ए तीनों नेगेटिव, तो ए बी बी सी और सी ए। उसके बाद ए बी सी, तो ए बी सी का इंटरसेक्शन। और ये फॉर्मूला है तीन समुच्चयों वाली प्रायिकताओं के बारे में। ये काय का फॉर्मूला है? तीन समुच्चयों वाली प्रायिकताओं का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। एक रिले दौड़, रिले रेस में 5 टीमों ए बी सी डी और ई ने भाग लिया। सिंपल सवाल है, ए बी और सी के क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने की क्या प्रायिकता है? पहला बात। दूसरा, ए बी और सी के पहले 3 स्थानों किसी भी क्रम पर रहने की क्या प्रायिकता है? मान लीजिए कि सभी अंतिम क्रम समसंभाव्य या सभी क्रम समसंभाव्य है। मतलब ऐसा है कि आपके सामने एक रिले दौड़ में 5 लोग भाग लेते हैं और उन 5 लोगों में आपके पास अलग अलग तरीके हैं कि कोई ए भी जीत सकता है, बी भी जीत सकता है, सी भी जीत सकता है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले उसके बाद पहले प्रश्न में आपसे यह पूछा है कि पहले पर ए आए, दूसरे पर बी आए, तीसरे पर सी आए, इसका क्या तरीका है? और उसके बाद बोला है कि ए बी सी पहले, दूसरे, तीसरे किसी पर भी आ जाए। मैं पहले आपको पहले सवाल का हल करके दिखाता हूं। एक बात बताइए, ए बी सी डी और ई के कुल तरीके कितने होंगे? कुल तरीके कैसे निकालोगे? तो कुल तरीके बड़े सिंपल तरीके से निकालेंगे। कुल तरीके निकालने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये जितने भी 5 लोग हैं, इनको आप 5 अलग अलग जगहों पर कैसे जमा सकते हो। जैसे मान लीजिए बी पहले आया, सी दूसरे स्थान पर, ई चौथे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, डी चौथे पर, ए पांचवें पर। मतलब इन 5 में से कोई पहले पर आएगा, कोई दूसरे पर आएगा, कोई तीसरे और कोई चौथे पर आएगा। तो ये जो तरीके हैं वो 5 वस्तुओं को, 5 भिन्न वस्तुओं को 5 जगहों पर जमाने के तरीके हैं। और इनको निकालने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो अगर आप यहां पर निकालें कि कुल तरीके कितने होंगे, तो कुल तरीके सीधे सीधे तौर पर सैंपल स्पेस के अवयव होंगे जो कि 120 होंगे। ये कहां से निकाला कि सर अगर n वस्तुएं हैं और n जैसे 1 2 और ऐसे लेकर n वस्तुएं हैं, 1 2 3 n जगह हैं और n वस्तुएं, इनको जमाने का n फैक्टोरियल तरीका होता है। ये n वस्तुएं सभी भिन्न हैं।
तो ए बी सी डी ई सभी भिन्न है, 1 2 3 4 5, तो 5 वस्तुओं को 5 जगहों पर जमाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अब पहले पार्ट का जवाब, पहले पार्ट का जवाब कि ए प्रथम हो, ध्यान से सुनना, ए प्रथम हो, ठीक है, बी द्वितीय हो और सी तृतीय है। इस बात की क्या चांसेस है, मतलब इसकी प्रायिकता क्या है? तो अपन ने एक घटना बना दी कि ई नाम की एक घटना है जहां पर ए प्रथम, बी द्वितीय और सी तृतीय है। तो 1 2 3 4 5 और ऐसा कुछ। तो अगर ए को प्रथम आना है तो ए को यहां बिठा दो, बी को यहां बिठा दो, सी को यहां बिठा दो। बच गए कौन? डी और ई। अब डी और ई के लिए ये बॉक्स और ये बॉक्स है, तो या तो डी यहां आ जाए, ई यहां आ जाए, या ई यहां आ जाए, डी यहां आ जाए। मतलब ए बी सी तो पहले दूसरे तीसरे पर आ गए। अब चौथे पर डी आए, पांचवें पर ई आए, या पांचवें पर डी आए, चौथे पर ई आए। तो इन दो चीजों को दो जगहों पर जमाने के तरीके 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 गुणा 1। तो इस केस के कुल वांछित तरीके कितने आए? जिसे आप कह सकते हैं कि ई समुच्चय में कितने अवयव? तो 2 अवयव। तो ई की प्रायिकता कितनी? ई की प्रायिकता ई समुच्चय में अवयव बटा एस में अवयव, तो 2/120 दैट इज 160। चेक कर लीजिए, सिंपल सवाल है। अभी दूसरे वाले सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए बी और सी पहले 3 स्थानों किसी भी क्रम पर रहने की क्या प्रायिकता है? ये भाई साहब का कहने का मतलब है कि दूसरे सवाल में ए बी और सी, मतलब मान लीजिए कि ए पहले जीता, बाद में बी जीता और सी जीता, जो कि आप निकाल चुके हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी पहले जीत जाए, बाद में ए और सी हो। मतलब कहने का तरीका ये कि ए बी सी तीनों पहले दूसरे तीसरे स्थान को पकड़ ले। जरूरी नहीं है कि अभी ए फर्स्ट हो, बी सेकंड हो और सी थर्ड हो सकता है सी भी फर्स्ट आ जाए, हो सकता है बी भी फर्स्ट सेकंड आ जाए, और हो सकता है ए आ जाए। तो बेसिकली हमें यह देखना है यहां पर कि जो आपके 3 स्थान हैं, पहले दूसरे और तीसरे, इन तीनों स्थानों पर आपके पास ए बी और सी नाम के 3 व्यक्ति हैं, और इन 2 स्थानों पर सी और डी है। ऑब्वियस सी बात है यार, सी और डी आखिरी के 2 पे रहेंगे। तो एक बात बताइए, पहले 3 स्थानों पर ए बी और सी को जमाने के तरीके, तो ये तो 3 फैक्टोरियल, 3 जगह 3 वस्तु, अपन ने फॉर्मूला भी लिखा। और आखिरी के 2 स्थानों पर सीडी को, सीडी नहीं, डीई, सॉरी सीडी नहीं, अच्छा अपन ने सब्जेक्ट, अच्छा जी यहां तो सीडी लिखा हुआ है ना, डीई, क्योंकि सी तो आ चुका ना। डीई को जमाने के तरीके या डीई का क्रमचय, तो 2 वस्तुएं 2 तरीके, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 मतलब कुल मिला के 6। तो भाई साहब कुल तरीके कितने हो गए? अब इस केस में कुल तरीके, कुल वांछित तरीके, तो वांछित तरीकों में जोड़ोगे कि गुणा करोगे? जोड़ोगे या गुणा करोगे? गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि पहले 3 तरीके तो होंगे, साथ ही साथ बाद के भी तो 2 होंगे। इन दोनों को सिर्फ पहले दूसरे तीसरे पर आने से फर्क नहीं पड़ेगा, बाद के 2 भी तो आएंगे चौथे पांचवे पर। तो आपने कुल तरीके 6 का 2 में गुणा कर दिया, मतलब 12। अब इस केस को आप लिख सकते हैं एन बी, मान लेते हैं ये बी वाला समुच्चय है, तो बी नहीं सॉरी एफ लिख देते हैं, क्योंकि बी समुच्चय तो यहां पर लिखा गया है, बी नाम का अवयव ऑलरेडी लिया है। तो एफ की प्रायिकता मतलब ए बी और सी को पहले 3 स्थानों पर बैठाने की प्रायिकता, भले वो किसी भी तरीकों से बैठे, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें 12 अवयव, इसमें 120, तो आंसर 10। इस प्रकार यह सवाल यहां पर समाप्त हो जाता है।
क्लियर है? क्लियर, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। 120 कुल तरीके थे, उसमें से 3 तरीके, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 दूनी 12। सो फाइनल आंसर इज 1/10। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ और प्रश्न के साथ ये टॉपिक भी समाप्त होता हुआ। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप अपना माध्यम वाला कोर्स सिलेक्ट कीजिए, सीबीएसई इंग्लिश माध्यम, सीबीएसई हिंदी माध्यम। बाकी एनटीएसी, ओलंपियाड, सीयूईटी वाले भी वहां पर पेपर आपको मिल जाएंगे। आप जिस भी विषय के को पढ़ रहे हो, जिस भी कक्षा में हो, पहले कक्षा चुन लीजिए, उसके बाद उस कक्षा का विषय चुन लीजिए। आपको कक्षा चुनते ही विषय दिख जाएगा। जैसे सीबीएसई हिंदी माध्यम 11वीं कक्षा का गणित विषय आपको दिख रहा है, गणित पे आपने क्लिक किया तो उस एनसीईआरटी किताब में आपको जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उन सभी के नाम लिखे रहेंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करोगे उसके सारे टॉपिक लिखे रहेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उसका वीडियो आपके सामने शुरू हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, बिना किसी परेशानी के। बाकी आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपके स्कूल के, आपके विद्यालय के, आपके बोर्ड के, चाहे आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम से हो, आपको समस्त चीज़ें बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ना ही आपको कोई ये बोलने वाला है कि 2 या 3 वीडियो के बाद आप इतना पैसा दीजिए। तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दुनिया में शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। आप सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।